हेलो फ्रेंड्स। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी सेकंड वीडियो जो पहले मैंने अभी फिनिश की, चाइना और बाकी इंडिया के रीजनल कंट्रीज के साथ एफिलिएशन और चाइना का एज एंड एडवांटेज जो था मैंने उसको शेयर किया। अब मैं जो मेन इशू है आज का जिस पे मैंने वीडियो बनानी थी वो है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है जाओ लीजन जो चाइना में है, उसने भी एक स्पीच किया हुआ है जहाँ पे मीटिंग चल रही थी। मैंने हैनॉन प्रोविंस में जो वियतनाम के पास एक आइलैंड कंट्री है वहाँ पे ये लोग अपना स्पीच कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया शुड प्रिवेंट वर्ल्ड फ्रॉम बिकमिंग एन एरिना फॉर जियोपॉलिटिकल फाइटिंग। सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखता हूँ, क्योंकि इंडिया और इंडिया के एलाइज और पार्टनर्स पर इसने बहुत बड़े कमेंट्स किए हुए हैं। तो कमेंट्स क्या हैं और चाइना के एम्बिशंस क्या हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। सो चाइनीज टॉप लेजिस्लेटर बहुत टॉप रैंक का है ये, जाओ लीजंग। ये स्पीच दे रहा था कि एशिया हैज इंड्योर्ड बोथ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स के साथ ये सम टाइम एशिया ने वॉर भी फेस किए हैं, सेकंड फर्स्ट दोनों वॉर्स। बाकी कोल्ड पॉलिसी भी इंडिया इस एशिया ने भी देखी हुई है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में स्पीच करते हुए आगे जा रहा था, तो उसने कहा कि कंट्रीज इन एशिया, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंट्रीज इन एशिया शुड जॉइंटली अपोज यूनिलैटरलिज्म। आप समझे, यूनिलैटरलिज्म एंड सेल्फ सर्विंग प्रैक्टिसेस। ये यूनाइटेड स्टेट के लिए है स्पीच। और उसमें आगे बढ़ता है, अपोजेस पिकिंग साइड्स एंड ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन। ये क्वाड को कह रहा है ना, ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन एंड प्रिवेंट द रीजन एंड द वर्ल्ड फ्रॉम बिकमिंग एन एरिना फॉर जियोपॉलिटिकल। अब ये इसने ये जो स्टेटमेंट्स है ये ग्लोबल स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, हो सकता था, लेकिन ये एशिया लेड स्टेटमेंट बोला हुआ है ना, कि एशियन कंट्रीज को इसको सोचने की जरूरत है। यहाँ पे एक एनुअल गैदरिंग हो रही है जिसका नाम है बाओ फोरम ऑफ एशिया, BFA एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024। उसमें सारी कंट्रीज को 29 मेंबर कंट्रीज प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस BRI जो कंट्रीज हैं सच है श्रीलंका, ये सारे लोग उसमें प्रेजेंट थे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भी आजकल वही हैं, नेपाल के भी लोग उसमें गए हुए हैं। तो BRI में ये सारे लोग हैं, है ना। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग बांग्लादेश भी BRI का पार्ट है, उसमें लिया हुआ पार्टिसिपेशन। सो इस स्पीच में उसने एड्रेस किया कि एशियन कंट्रीज। अब यहाँ पे एशिया को क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट होने की जरूर बात बन रही है। इंडिया एक अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने बैकयार्ड में सारी कंट्रीज को अलाइन कर रहा है और साउथ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, मैनी कंट्रीज को अपने पीछे लगाने की बात कर रहा है और फिर लीडरशिप की बात कर रहा है। और वहीं चाइना एक्सक्लूडिंग इंडिया बात कर रहा है कि ये सारी कंट्रीज हैं इस पर सोचने की जरूरत है, और चाइना के जो डेवलपमेंटल एक्सप्रेस ट्रेन है उस पर सारे इन कंट्रियां चढ़ जाएं। उस स्पीच में उसने कहा है चाइना वेलकम्ड all countries to board all countries to board Chinese express train of development। यहाँ की एशियन कंट्रीज की सारी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के साथ हो जाएं, अलाइंड हो जाएं और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि चाइना ही एक डेवलपमेंट मशीनरी है। तो अब यहाँ पे इंडिया भी है ना, तो इंडिया BRI का पार्ट है नहीं, मेंबर नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूँ इसी पर्टिकुलर स्पीच के, चाइना ने डेवलपमेंट किए, लेकिन क्या इन सारी कंट्रियों में आज अभी आप देखेंगे सारी कंट्रियां डेट रिस्ट्रक्चर, ज्यादा लोन है, ज्यादा ये है वो, इस पर क्यों बात कर रहे हैं, इनका क्यों ग्रोथ नहीं हुआ? इसको कोई पूछने वाला है? श्रीलंका खुद वहां गया हुआ है डेट रिस्ट्रक्चर करने। क्या आज चाइना ने ग्रोथ करने शुरू किए हैं? चाइना तो ग्रोथ 90 से कर रहा है।
लेकिन इन कंट्रियों की हालत इतनी पतली क्यों है? सोचने वाली बात नहीं है। कोई इस पे जवाब क्यों नहीं देता? डेवलपमेंट चाइना ने किए, इसी सेम स्टेटमेंट की बात, लेकिन ये सारे डेट में है। इनको उसने हाईली डेट में किया। डेट ट्रैप पॉलिसी जो है ना, बहुत कभी इतिहास में अगर इतिहासकार इस पे एनालिसिस करेंगे ना, तो चाइना को इस पे अवार्ड देने की बात होगी। कॉलोनाइजेशन किया वेस्टर्न कंट्रीज ने उस सेंचुरीज में, लेकिन इस सेंचुरी 21st सेंचुरी में चाइना ने एक नया इनिशिएटिव लिया, डेट ट्रैप। इसमें भी कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है ना? तो आप समझे मामले को, किस तरह ये चीजें चल रही हैं। फिर ये कह रहा है कि सारी कंट्रियां चाइना के साथ हो जाएं, चाइना लेड सिस्टम में हो जाएं, BRI में आ जाएं, और ये ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन करना बंद कर दें और ग्रुपिंग्स के साथ होना बंद कर दें। और उसने भारत और भारत के पार्टनर्स को भी टीचिंग करने की भी कोशिश की है कि इनको चाहिए क्या, कि ओल्ड मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, ब्लॉक कॉन्फ्रंटेशन बंद कर दें, जीरो सम गेम एंड प्रैक्टिस जेन्युइन मल्टीलैटरलिज्म करें, और प्लस ट्रेड जो प्रोटेक्शनिज्म है इसे बंद कर दे भारत। मीन्स ये है कि ये चाइना का जितना ट्रेड है ना, प्रोडक्शन, ये इंटायर तुरंत ही ग्लोबल एब्जॉर्ब कर ले, है ना, ग्लोबल कंट्रीज जो है सारी एब्जॉर्ब कर ले, ये चाइना का मीनिंग है। लेकिन अब US कह रहा है कि डीकपलिंग और बैरियर इरेक्ट करने की बात की जा रही है ना, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, चाइना +1 पॉलिसी, +2 पॉलिसी करने। चाइना +1 मीन्स ये वियतनाम प्लस इंडिया +2 हो गया ना ये तो। तो फ्रेंड शोरिंग की भी बात की जा रही है पॉलिसी में। तो आप समझिए कि किस तरह चाइना को कंटेन करने की एक स्ट्रेटजी है, चाइना उसमें किस तरह अपने आप को फिट कर रहा है। बड़ी ही चाइना का जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव डेवलपमेंट है। मैं इसको बार बार कहता हूँ, चाइना जिस तरीके से सोचता है वो एक नेगेटिव डेवलपमेंट सोचता है। वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचता तो है, लेकिन बाकी कंट्रियों को डट में फंसा देगा। बाकी जितने इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनका वेलफेयर क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, आज फेल हो जाए, कल फेल हो जाए। मलेशिया, मालदीव आजकल फेल ही है वो। श्रीलंका तो फेल ही है। बांग्लादेश के साथ अच्छी पॉलिसी, अभी तक वो भी लड़खड़ा ही गया होता, लेकिन जो ये लेडी बैठी है ना, हसीना, ये भारत के साथ इसका एफिलिएशन है। भारत ने $8 बिलियन, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही साल पहले वहां गए थे, तो ब्रिज का जो लंबा सा कंस्ट्रक्शन कराया, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, दोनों आइलैंड नेशंस ब्रह्मपुत्र के गुजरने की वजह से उसके 2 पार्ट हो जाते हैं बांग्लादेश के, तो उसको लिंक करवाया है ना। ट्रेन हमारे यहाँ मणिपुर से जोड़ी गई, मणिपुर के साथ जोड़ी गई, प्लस इधर से वेस्ट बंगाल से बसेस का पूरा लिंकेज किया गया, वीजा पॉलिसीज ईज की गई है। सो एक्सपोर्ट भी लार्ज स्केल पर इंडिया को आता है बांग्लादेश का, इंडिया से बांग्लादेश में भी जाता है लिटिल बिट। लेकिन आप समझें मसले को, बांग्लादेश ने इसको सुधार, अपनी इकोनॉमी को सुधार लिया, अदरवाइज ये भी ट्रैप में होता अगर चाइनीज सिस्टम में होता है तो, है ना। चाइनीज सिस्टम एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है। वही जो भारत ने $8 बिलियन इनको असिस्टेंस दिया है, ये अगर इंटरेस्ट 9-10% पे होता ना, तो इनकी इकोनॉमी भी लड़खड़ा जाती बांग्लादेशियों की। लेकिन भारत ने इंटरेस्ट रेट, अब मुझे बताओ यार, इतना कुछ इंडिया करता है, कितना कुछ नहीं किया है यार इन लोगों के लिए। अगर मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो इंडिया ने बहुत सारी इनको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर के करेंसी स्वैप तक सारे कॉन्सेप्ट हमने किए। बावजूद इसके, क्योंकि पार्टी 2-3-4 हैं, तो अपोजिशन मेंबर होने की वजह से एक इंडिया की तरफ रहता है, दूसरा चाइना लेड सिस्टम में चला जाता है ना, क्योंकि स्टेबल कंट्रीज नहीं है ये। पॉवर्टी होने की वजह से लोग डिवाइड हो जाते हैं ना, कि ये प्रॉब्लम है तो ये इस पॉलिटी को एड्रेस कर लो, वो प्रॉब्लम है तो इसको एड्रेस कर लो। नहीं, अभी मालदीव ने सिक्योरिटी
कि डिलेमा क्रिएट करके फिर वो इलेक्शन में आ गया, जीत गया, मालदीव का प्रेसिडेंट मुजीब, है ना। तो इस तरह से जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो एडवांटेज उठाती हैं, सोसाइटी को डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करती है। तो इससे प्रॉब्लम भी होती है, इंडिया को तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब चाइना को एक, जब एशिया में बात करता है चाइना, तो इंडिया के ऊपर भी उसको एडवांटेज हासिल है। मैंने आपको बताया पहले वीडियो में ही कि स्टार्टिंग उसकी अच्छी हो गई, अर्ली स्टार्टिंग हो गई इकोनॉमी की, और उसको अर्लीस्ट एडवांटेज हो गया, तो अब उसको बेनिफिट उठाने के लिए भी, तो ये दोनों फील्ड में चाइना आगे निकल गया। लेकिन अब इंडिया भी लिफ्ट अप कर रहा है, और इंडिया सिस्टमेटिक काम करता है, डेमोक्रेसी होने की वजह से सिस्टमेटिक काम करता है, और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से तो हर कोई काम करता है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इंडिया भी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जो ये हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, इनका एफिलिएशन चाइना की तरफ ज्यादा कभी कभी हो जाते, बैलेंस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये एक सिस्टम है। हम्बनटोटा पोर्ट को मैंने कहा 99 ईयर के लिए $1.12 बिलियन 2017 में ही चाइना ने उसको एक्वायर कर लिया। अब उसको फिर से वो डीप सी पोर्ट बना करके और ज्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक चाइना और यूएस, इंडिया और यूएस के लिए both are concerned that the Chinese foothold at the port could boost Chinese naval advantage in the Indian Ocean. अब देखिए आप, जिबूती के पास भी इसने पोर्ट बना रखे हैं, नेवल बेस चाइना ने। जिबूती मीन्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहीं सोमालिया के पास में, वेस्ट ये अरेबियन सी। अब आप सोचें यहाँ पर इसका प्रेजेंस है, पाकिस्तान तो इसके साथ पूरी तरह है ही, है ना। वो उनका भी ना ही नहीं कर सकता, उसको ना हाँ बोल सकता। हाँ तो हमेशा ही है, रात में भी कहे तो हाँ बोलेगा, दिन में कहे तो हाँ बोलेगा, नहीं पाकिस्तान में चाइना ही हो गया। तो चाइना भी यहाँ तक है, ग्वादर तक। फिर ये देखिए यहाँ पे जिबूती हो गया इसका, फिर ये हम्बनटोटा कर लिया श्रीलंका को, मालदीव को आज कभी पटा लिया, कभी अब दूसरी सरकार आ गई तो फिर पलट जाएगा मामला, है ना। लेकिन तब तक कुछ न कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेगा कि इनको भी ट्रैप में डाल देगा। अभी डेट में अभी उसके साथ 5 साल के लिए हो गए हैं, तो इनको भी अब काफी हाई 3-4 बिलियन, 1 ही 2 बिलियन में तो इनकी हालत खराब है। 4-6 बिलियन दे दिया लोन तो ये कभी रिपेमेंट नहीं कर सकते, फिर से उसी के ट्रैप में आ जाएंगे। अब बांग्लादेश और ये म्यांमार के पास भी इसने पोर्ट बना रखे हैं, और यही डीप सी ये रिसर्च जो वेसल्स इसकी हैं, डीप सी जो मिनरल्स हैं, इसको भी एक्सप्लोरेशन करता है ये चाइना, है ना। शायद मैंने वीडियो उस पर बनाना भूल गया, अभी 3 दिन पहले ही इस पे बहुत लंबा डिबेट हुआ था। तो उसको भी इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए था। मैं बनाऊंगा चीजों को, उसको समझना बहुत जरूरी है इस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि चाइनीज का प्रेजेंस यहाँ पर डीप सी ओशन में बहुत ज्यादा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज भी हो सकता है प्रॉब्लम। जो रिसर्च कर रहा है ना, इसमें रिसर्च होने की वजह से इस रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी वायर्स होते हैं ना, ग्लोबल कम्युनिकेशन के केबल्स, कम्युनिकेशन केबल्स, वो भी सी के थ्रू ही पास होती हैं इधर उधर। तो इसको भी आप कभी कभी लोग इसमें भी लीकेज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। केबल्स को कट कर देना या कुछ ब्लॉकेज कर देना, जिसमें चाइना एडवांटेज इसका लेता है, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच एक बार मसला हुआ था तो उसने उस केबल को काट दिया, कम्युनिकेशन लिंकेजेस डिसलिंक कर दिया, है ना। तो ये भी सोचने वाली बात है। और इंडिया इसके लिए, ये जो चाइना का इस रीजन में प्रेजेंस है ना, ये एक नेगेटिव प्रेजेंस है। मैं फिर से बार बार कहता हूँ कि नेगेटिव प्रेजेंस है, और इससे अवेयर रहने की जरूरत है। जबकि ये कंट्रियां जो इस रीजन में आइलैंड नेशंस हैं छोटे छोटे, ये भी सोचते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसके लिए उसको ज्यादा फंड की जरूरत है ना। और वो उस लालच में आकर के
ज्यादातर लोन ले लेते हैं, और चाइना के पास चेकबुक मौजूद है ना, तो वो उसको फंड कर देता है लार्ज स्केल पर, जबकि इंडिया उसको एसेस करता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं है ना, एग्जामिन करने के बाद ही उसको फंड करता है। तो इंडिया की जबकि ये पॉलिसी नहीं है कि किसी को डेट में फंसाया जाए, है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वरना चेकबुक $10 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों को $2 बिलियन बांट दो तो इसी डेट में आ जाए, है ना। भारत के पास इतनी चीजें हैं, और वो $1.1 बिलियन, हमने $3.5-4 बिलियन का श्रीलंका को असिस्टेंस दिया। $1.1 बिलियन जो जिसपे वो 90 साल के लिए माइग्रेन बन गया, क्या दिया नहीं जा सकता था। लेकिन उस प्रोजेक्टों में क्या हमारा इंटरेस्ट क्या है, उससे एक रुपया भी कमाई होने वाली नहीं है, वो बिल्कुल साउथ पर है, कोई टूरिज्म वहाँ है नहीं, है ना, ना ही वो सी लेन पर आता है, ट्रेड रूट मैरीटाइम रूट में आता है ना, तो वो भी उस पर भी वो नहीं है। लेकिन वो चाइना के इंटरेस्ट में मिलिट्री के लिए है, वो नेवल बेस वहां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डीप सी पोर्ट को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि वो जानता है पहले वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, लेकिन फिर अभी चाइना ने कल प्लेज किया है कि मैं उसको और ज्यादा डेवलप करूंगा, है ना, कि फिर उसका क्या है, क्यों डेवलप करेगा जब उसको एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसमें उसको नेवल एडवांटेज है। और चाइना अभी श्रीलंका उसको कुछ दिन बाद ना भी नहीं कर सकता, ये 100 साल का माइग्रेन है ना, ये आज का नहीं है, ये बना रहेगा हमेशा। इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। और भारत इसमें अब किस तरह से अंदर ऑफिशियल्स बातचीत किए हुए हैं, किस तरह उसको देखते हैं, वो अलग मामला है ना। मैं उसको ना ही सामने एक्सप्रेस किया जा सकता है, ना ही हम लोग तो वही करते हैं जो मीडिया में चीजें आती हैं, और मीडिया में से ट्रस्टेड मीडिया है, ऐसी बात नहीं है। 8 9 7 8 6 पेपर तो मैं पढ़ता हूँ हर दिन, है ना, तो उसके के पूरे एनालिसिस के बाद ही मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। तो आप समझे, और ये जो चीजें हैं इसको आप ड्रॉ किया जा सकता है बाकी पूरे हिस्ट्री के साथ, है ना। इन कंट्रीज की जो फॉरेन अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन में एक ये सारे आते हैं। सिविल सर्विस प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीजें आती हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे से बिल्कुल लिंक्ड ये सारी चीजें आगे भी ड्रॉ होती हैं। इसलिए लगता है कि ये चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि चाइना अपना इस रीजन में प्रेजेंस करना चाहता है एक्सक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया डूइंग वाइस वर्सा वेरी सेम थिंग, है ना। अब देखते हैं कि जो ये कंट्रियां हैं, छोटी छोटी कंट्री, आइलैंड नेशंस, इन पे भी एक काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है कि किस ग्रुप के साथ हम रहें, कितना रहें, कैसे अपने आप को बैलेंस करें, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो, श्रीलंका को भी उनके साथ रिलेशनशिप रखना कोई बुरी चीज थोड़ी थोड़ी है, चाइना के साथ भी रखना, लेकिन इंडिया के सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना जरूरी है। नेपाल भी रिलेशन रख रहा है, ट्रेड रखना चाहता है, रखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने भी जब सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने की कोशिश की तो चाइना ने कह दिया, नेपाल ने कहा कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हर किसी की अपनी, लेकिन इकोनॉमिक आप इतना ज्यादा डेट ले लो आप, फिर आपको उसमें पॉलिटिकल जो एडवांटेज है वो लेना शुरू कर देता है। जैसे इसने श्रीलंका को फंसा लिया, श्रीलंका फंस क्यों गया, अब चाइना को ना नहीं कर पाता किसी भी मैटर पे, है ना, वो फंस इसलिए गया, डेट ज्यादा लेने की वजह से उसकी बात उसको माननी पड़ती है। हम्म, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, देखने वाली बात है। अभी तो आगे देखते हैं होता है क्या, ये भी तो है। अभी जब रिजेक्ट होंगे तो उसकी बातें होंगी नहीं होंगी, नहीं बात नहीं मानेगा तो कहेगा हमारे सारे। अभी पता है आपको, जब ये श्रीलंका का मिनिस्टर वहां गया है तो उसने कहा कि डेट रिस्ट्रक्चर करो, उसने कहा ठीक है कर देंगे, हम तो तुम्हारे असिस्टेंस के लिए बिल्कुल मौजूद हैं। फिर उसने कहा कि देखो ऐसा टेन्योर बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट रेट भी चेंज कर देंगे।
अब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 9 पॉइंट समथिंग 10% 12% है। अब उसको अगर तुम और बढ़ा दोगे तो बेचारा पे कैसे करेगा? चाय बेचने वाली इकोनॉमी कैसे पे करेगी? सोचने वाली बात, मसला ये है। तो ये और ट्रैप में फंस जाएगा, दलदल में। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स, इतनी सी बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक सिंगल टॉपिक है ये। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और वीडियोज मौजूद होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।